हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूटर। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। रिसोर्स प्लानिंग हम इंडिया में कैसे करते हैं, हम रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर जाके देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन होता क्या है। लैंड यूटिलाइजेशन की सिंपल मीनिंग होता है हम लैंड रिसोर्स को किस पर्पस से यूज करते हैं, उसी को कहते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन। तो हम पढ़ते हैं हम लैंड रिसोर्स को किन किन पर्पस से यूज करते हैं। पहला है हमारे पास फॉरेस्ट को, वही जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वही फॉरेस्ट, उसके लिए हम लैंड सबसे पहले यूज़ करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट हर जगह सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो खेती बाड़ी के लिए नहीं अवेलेबल है। दूसरा उसके लिए प्रयोग करते हैं क्या क्या होता है वो बैरन एंड वेस्टलैंड। जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है वो कौन कौन से लैंड है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, तो जो जमीन खेती बाड़ी के लिए नहीं यूज होती उसमें सबसे पहला आता है बैरन एंड वेस्टलैंड। दूसरा आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा। जो लैंड नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ऐसा लैंड जिसमें जो अनकल्टिवेटेड है, यानी कि जिसमें कल्टीवेशन होता है, हो सकता है, पर वो मतलब उसमें हुआ नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जो बंजर जमीन नहीं है। फैलो का मतलब बंजर ही होता है। हम देखते हैं कि कौन सा लैंड अनकल्टिवेटेड होता है, मतलब जिसमें कल्टीवेशन हो सकता है पर वो उसमें कल्टीवेशन नहीं होता। पहला है हमारा परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये कौन सा लैंड होता है, आप देखते होंगे कल्टीवेशन कौन से लैंड पर हो सकता है जो फर्टाइल होता है। ऐसे ही परमानेंट और पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड भी फर्टाइल होता है। तो पेस्चर वो होते हैं जैसे आपने सुना हो ग्रास लैंड, जिसमें दूर दूर तक ग्रास ही ग्रास होती है, वो गाय वाय के चरने के लिए होता है। तो बी है हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, इसका मतलब है जो लैंड मिसलेनियस ट्रीज मतलब अलग अलग ट्रीज के जिस लैंड पे अलग अलग ट्रीज उगते हैं वो लैंड। दूसरा जो अनकल्टिवेटेड होता है। ग्रुप्स का मतलब होता है किसी भी ट्रीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ग्रुप्स। नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ये वाला लैंड होता है वो नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। नेट सोन एरिया अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तीसरा सी है हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। ऐसा लैंड जो 5 एग्रीकल्चर ईयर से अनकल्टिवेटेड है, जिस पर कोई खेती बाड़ी नहीं। अब आप सोचिए होगे एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है। ईयर तो एक ही होता है। एग्रीकल्चर ईयर हमारे इंडिया में तो होता है जुलाई टू जून, मतलब जैसे 2018 के जुलाई से शुरू होके 2019 के जो जून तक होगा वो हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है, क्योंकि उसके अंदर खारिफ और राबी क्रॉप लगते हैं दोनों में। और जो जून से जुलाई तक का टाइम होता है उसके अंदर वो खेत को थोड़ी छोड़ दिया जाता है, उस पर हार्वेस्टिंग वगैरह काम होता है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर ईयर होता है जुलाई टू जून, पर अलग अलग देशों में उनके अलग अलग क्लाइमेट या टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग होता है। फैलो लैंड, अब हमारा चौथा किस चीज़ के लिए लैंड यूटिलाइज होता है वो है हमारा चौथा फैलो लैंड। फैलो लैंड यानी कि बंजर जमीन। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसा लैंड जिसमें एक एग्रीकल्चर ईयर से कम या कम समय में कोई खेती बाड़ी नहीं, वो कहलाता है हमारा करंट फैलो लैंड। दूसरा है हमारा बी पार्ट, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर।
अदर देन करंट वैल्यू लैंड कौन कौन से होते हैं? ऐसा लैंड जो 1 या 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है। अब हमारा आता है नेट सोन एरिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं आती, इसकी डेफिनेशन आती है, पर आपको नेट सोन एरिया का भी मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको ये वाली समझ में नहीं आएगी। इट इज़ द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड। ऐसा एरिया जैसे कि नेट सोन एरिया हमारा समझ लीजिए इंडिया में जितना भी एरिया में खेती बाड़ी या बीज उगाए जाते हैं वो कहलाता है हमारा नेट सोन एरिया। हमारा दूसरा इसका नेट सोन एरिया का पॉइंट है, इट represents an area in which total crops are grown only once in a year। ऐसा लैंड जिसमें खाली एक साल के अंदर एक ही क्रॉप ग्रो हुआ है वो कहलाता है हमारा नेट सोन एरिया। आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड। इट रिप्रेजेंट एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर। ऐसा लैंड जिसमें एक साल में खाली एक ही क्रॉप ग्रो होता है। नेट सोन एरिया वो पूरा एरिया होता है जिसमें, जैसे इंडिया का एग्जांपल है, जैसे इंडिया में जितना भी एरिया में खेती बाड़ी होता है हमारा नेट सोन एरिया होता है। अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन में लिखा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एरिया जिसमें एक से ज़्यादा एग्रीकल्चर ईयर के बीच में 2 से 3 क्रॉप ग्रो हुए हैं प्लस नेट सोन एरिया जिसमें एक ही पूरे साल में एक एग्रीकल्चर ईयर में खाली एक ही क्रॉप ग्रो हुआ है, उन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप दैट आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे पढ़ते हैं। लैंड यूज पैटर्न। ये आपको जो मैंने ऊपर पढ़ा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इससे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, पर अगर आपने कोई पिछले जन्म पाप किया हो गया तो शायद आ सकता है, पर ये इतना मतलब आता नहीं है इससे क्वेश्चन। बस इससे एक आ जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, इसलिए क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद कर लीजिए। चाहे तो आप अभी वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको नेट सोन एरिया या किसी और भी चीज़ में कोई भी पूरे जो जितना मैं वीडियो में पढ़ाऊँगा आप किसी में भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम पढ़ते हैं लैंड यूज पैटर्न इंडिया। हमारा लैंड यूज करने का पैटर्न क्या है इंडिया में, अब हम वो पढ़ेंगे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी और क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। हमारा यूज ऑफ लैंड 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर या और ह्यूमन फैक्टर। हमारा फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या आता है? टोपोग्राफी, टेरेन, हमारा जमीन कैसी है, प्लेन है, हिली है। क्लाइमेट, हमारा वेदर मतलब क्लाइमेट कैसा है। हमारा क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होता है? क्योंकि क्लाइमेट बहुत सालों का होता है, मतलब एक बारी में क्लाइमेट नहीं बदल जाता। सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, ये हमारा हो गए फिजिकल फैक्टर। इन 3 चीज़ों पे हमारे यूज ऑफ लैंड डिपेंड होता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स में। अब हमारे ह्यूमन फैक्टर इसकी क्या आता है? ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत हमारे में क्या आता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। अब हमारा यूज ऑफ लैंड किस चीज़ पे, ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, किस जगह पे पॉपुलेशन कितनी है, जैसे यूपी में बहुत है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में कम है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारे नॉर्दर्न साइड में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, पर जो थोड़ा हमारा यूपी बिहार के एरिया होता है वहाँ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी नहीं होती, वहाँ अभी भी भैंस या छोटा होता है उनकी मदद से खेतों का काम किया जाता है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्या सबका कल्चर ट्रेडिशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपने समझ लिया होगा कि हमारे यूज ऑफ लैंड 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। अब हम अगला पढ़ रहे हैं पैरा। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा पूरा इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये आप नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ये आ जाता है एग्जाम में। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली। इसका मतलब क्या है?
Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area. हमारे पास जितना भी है इंडिया में जोग्राफिकल एरिया है उसमें से खाली हमने अभी तक 93% का सर्वे किया है कि हमारे पास कितना एरिया है। मतलब हमने अभी तक 7% एरिया नहीं गिना है। मतलब उतनी जगह पर हमने जाके नहीं गए कि इंडिया का उतने एरिया में कितना इंडिया में ऐड होता है एरिया। आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है खाली असम को छोड़ के उनका कोई मेजरमेंट नहीं हुआ है कि वो कितने चौड़े, मतलब उनकी कितनी डिस्टेंस है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसके लिए हमारे पास ये फिगर बिल्कुल ठीक नहीं है। Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. हमारा कुछ एरिया जो पीओके और चाइना जो अभी हमारे साथ विवाद चल रहा है उस जगह पे पीओके और जो हमारा गलवान वैली अक्साई चीन की जगह है उस पर पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा कर रखा है, वो भी हमने मेजर नहीं किया है। तो मतलब हम बता नहीं सकते कि हमारा लैंड यूज डाटा पूरा कितना है। ये कहना चाहता है पैरा। तो हम अगला पढ़ते हैं पैरा। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जो हमारा लैंड परमानेंट पेस्चर था, जहाँ पर ग्रेजिंग लैंड परमानेंट पेस्चर, वो भी अब कम होता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा परमानेंट पेस्चर है ये पहले हमारा 1960 to 61 में सर्वे हुआ था उसमें हमारा परमानेंट पेस्चर लैंड था 4.71%। और पर जो हमारा 2008 और 9 के बीच सर्वे हुआ था उसमें हमारा परमानेंट पेस्चर खाली 3.38% रह गया था। तो हम समझते हैं कि हमारा जो परमानेंट पेस्चर लैंड है वो भी अब कम हो गया है। However, we are able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? अब हम समझे कि हमारे जो पर जितना देखो हम हमारे उस टाइम पेस्चर जो हमारे कैटल पॉपुलेशन होती है उस टाइम कम थी आज के मुकाबले, पर तब भी हम ये पूछना चाह रहे हैं हम तब भी कैसे इतने एरिया में अपने पेस्चर को कैसे ग्रेस करवा रहे हैं और इसके परिणाम क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। मोस्ट ऑफ द, अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। जो हमारा जो करंट फैलो लैंड है, जो हमारा अभी करंट बंजर लैंड है, वो तो आधे ज़्यादा तो पुअर क्वालिटी का है, या फिर उसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, खेती बाड़ी की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years. If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA net zone area in India comes to 54% of the total reporting area. हम पढ़ रहे हैं कि जो ये लैंड है अपना करंट फैलो लैंड, अगर हम इसको ठीक करके 1 से 2 बार पूरा अपने साल में एक मतलब 2 या 3 साल में अगर इसको हम 2 से 1 बार यूज करें इसमें क्रॉप गवाए, तो अगर ये नेट सोन एरिया जितना पूरा हमारा सोनिंग एरिया मतलब जहाँ पर हमारी खेती बाड़ी होती है अगर उसमें ऐड कर दे तो हमारी परसेंटेज ऑफ नेट से जो इंडिया में है वो 54% आ जाएगी पूरे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बता रहा है कि हम करंट फैलो लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं। ये बता रहा है कि हमारे जो नेट जोन एरिया है वो कहीं अलग कोई जगह पे अलग होता है, कोई जगह पे कम होता है और कहीं जगह पे ज़्यादा होता है। द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो हमारा पैटर्न है नेट जोन एरिया का वो एक जगह से दूसरी जगह से अलग अलग है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब। जो हमारा 80% एरिया पंजाब का है वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, इसलिए वहाँ का नेट जोन एरिया ज़्यादा है। और जो हमारा हरियाणा है और मतलब हरियाणा में 80% और पंजाब में भी 80% है। अब जो नॉर्थ का एरिया वहाँ पानी और मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी फर्टाइल सॉइल है। और जो हमारा 10% एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, खाली इतना ही नेट जोन एरिया अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये बताना चाह रहा है कि दूसरे स्टेट के मुकाबले मतलब कोई जगह पे नेट जोन एरिया अलग अलग होता है। हम मिजोरम, हमारा मणिपुर और अंडमान निकोबार आइसलैंड में नेट जोन एरिया खाली 10% है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। ये बता रहा है कि जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी मतलब इन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी क्या,
जो 1952 का, इन्होंने इसमें डिसाइड किया था कि हमारी एरिया मतलब हमारा कंट्री कितने भी डेवलप कर ले, उसमें 33% एरिया 33% एरिया तो फॉरेस्ट के अंडर आना ही आना चाहिए, पर अभी वो कम है। इट वॉज कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये स्कीम इसके लिए आई थी क्योंकि ये एसेंशियल मतलब ये नेसेसरी था हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। अभी लाइवलीहुड क्या होता है? रोजी रोटी। जो हमारे देश में मिलियंस ऑफ पीपल जो फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज का मतलब होता है जो फॉरेस्ट के बाहरी इलाके नहीं होते, मतलब एक तो फॉरेस्ट हो गया जो उसके मतलब बाहर जो एरिया होता है फॉरेस्ट के, वो होते हैं हमारे फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो हमारे फ्रिंजेस पे रहते हैं फॉरेस्ट के लोग, उसमें से वो हमारे मिलियंस ऑफ पीपल है इंडिया के, उनकी रोजी रोटी इन्हीं फॉरेस्ट पे चलती है। और अगर हम ये 33% मेंटेन नहीं करके रखें तो उनके लाइवलीहुड पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। एरिड सूखा बंजर इलाका होता है उसको बोलते हैं हम एरिड, जो हम एरिड सॉइल अभी आगे पढ़ेंगे। डेजर्ट एरिया जो हमारे राजस्थान का एरिया है, और एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स। जो हमारा वेस्ट लैंड के अंदर क्या क्या आता है? हमारे रॉकी एरिया और डेजर्ट एरिया आते हैं, और तथा उसके साथ साथ हमारे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले लैंड भी आते हैं, जिसमें हम सेटलमेंट्स करते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवेज जो हमारी रेल चलती है, और वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है। अब हमारे सेटलमेंट्स क्या होती है? जो बस्ती वाले इलाके होते हैं वो कहलाता है हमारे सेटलमेंट्स। हमारे नॉन एग्रीकल्चर जगह पे होता है उन पर क्या क्या चीज़ें होती है? सेटलमेंट्स होती है, रोड्स होती है, रेलवेज होती है और इंडस्ट्री लगती है। ऐसे उसके साथ साथ बहुत चीज़ें। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब ये बता रहा है कि हमारे जो हमने बिल्कुल लैंड का कंटिन्यूस यूसेज किया बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, और हमने उसके लिए कोई मेजर्स नहीं लिए उसको बचाने के लिए और उसको मेंटेन या मैनेज करने के लिए, जिससे हमारा परिणाम क्या हुआ? हमारा हो गया लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड की जब क्वालिटी बेकार हो जाती है तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। ये बोलना चाह रहा है कि ये लैंड डिग्रेडेशन से क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में बहुत सीरियस इफेक्ट आए और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सीरियस इफेक्ट आए। रिपरकशंस का मतलब होता है इफेक्ट। तो अब ये नीचे अपने लिख लीजिएगा आपको अगर वर्ड का मीनिंग ना पता हो। अब हम अगला मतलब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम पढ़ेंगे, हमने लैंड डिग्रेड तो कर दिया, हमें उसे कंजर्व भी करना है, तो हम कैसे कैसे मेजर्स ले सकते हैं, तो हम अगले पैरा में पढ़ते हैं। We have shared our land with the past generation and will have to do with the future generation too. ये बोल रहा है कि हमने अपना लैंड पास्ट जनरेशन के साथ तो शेयर किया है और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। हमारा जो 95% हमारी जो नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है, जो रोटी कपड़ा मकान, वो फॉरेस्ट से आती है। फूड तो हमारा फॉरेस्ट से आता है, जो फल लगते हैं। शेल्टर मिलियंस ऑफ पीपल वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। क्लोथिंग के भी हमारी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से आती है। तो ये बताना चाह रहा है कि 95% जो हमारी बेसिक नीड है वो फॉरेस्ट से ही आती है। ह्यूमन एक्टिविटीज have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural force to cause damage to land. ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने
उसने खाली डिग्रेडेशन ऑफ लैंड नहीं किया, बल्कि उसने साथ साथ क्या काम किया, हमारे जो नेचुरल फोर्सेस है, जो हमारे नेचुरल कैलेमिटी है, उसको भी भड़का दिया हमारे लैंड को डैमेज करने के लिए। अब इसका क्या मतलब, आप सोच रहे होगे अब नेचुरल कैलेमिटी वो कैसे परेशान कर रहा है। जैसे कि हम जब हमारा लैंड डिग्रेड हुआ, मतलब हमने डिफॉरेस्टेशन की, उसमें हमने पेड़ काट दिए जिससे सॉइल हल्की पड़ गई। आपने पढ़ा होगा कि रूट्स जो हमारी सॉइल की होती है जगड़ के रखती है सॉइल को। पर अगर जब हमारी नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे बाढ़ आती है, जो हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, उससे क्या होता है, जब अगर हमारे जिस जगह पेड़ हो गए वो तो अपने सॉइल को पकड़े रहेगी, पर जब नेचुरल जब बाढ़ आती है वो तो फिर अगर वहाँ पे वो अपना ट्री नहीं होगा तो रूट्स भी उसको पकड़ के नहीं रखेंगे और उसको बाढ़ बहा ले जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो इसके लिए बोला गया है, बट ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। एग्रेवेटेड का ये मतलब होता है भड़काना। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारे इंडिया में अभी जो प्रेजेंट टाइम है 130 मिलियन हेक्टेयर्स वाली जमीन अभी भी डिग्रेडेड है। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। हमारा अभी 28% ऑफ द एरिया है जो 130 मिलियन हेक्टेयर्स में से हमारा फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में आता है। 56% हमारा वाटर इरोडेड एरिया में आता है, जब हमारे बाढ़ आ जाती है सॉइल इरोजन हो जाता है। रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलिनाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट। अब सैलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट क्या होता है? सैलाइन डिपॉजिट और अल्कलाइन डिपॉजिट ये होती है, जो सैलाइन में जो खारा पानी होता है, जैसे कि आपने जो कोस्टल एरिया में होता है वहाँ का जो ग्राउंड पानी होता है ना, वो भी थोड़ा खारा होता है। पर जब हम उसमें ओवर इरिगेशन कर देते हैं तो ग्राउंड वाटर और उठ जाता है और वो जो हमारा सॉइल, जो हमारे रूट्स होते हैं ना प्लांट के, उसमें चले जाता है खारा, तो वो हमारे सॉइल में ऊपर आ जाता है और जो हमारी जमीन हो जाती है वो खारी हो जाती है, सैलाइन हो जाती है, जहाँ जहाँ बहुत आयोडीन की मात्रा होती है, नमक की। एल्कलाइन डिपॉजिट क्या होता है? जो हमारा जो जैसे आपने पढ़ा होगा अल्कली साइंस में अपने, एल्कलाइन डिपॉजिट कैसा होता है? जो हमारा पानी होता है ना, उसकी जो पीएच होता है वो होता है हमारे 6.5 से 8.5, और अगर हमारी 8.5 हो गई, हमारी ज़्यादा बेसिक की तरफ होती है 8.5, अगर उसमें उस पानी से हमने ओवर इरिगेशन कर दिया तो हमारे जो पानी है, जो हमारा सॉइल है, उसमें बेसिसिटी आ जाएगी और वो एल्कलाइन हो जाएगा। तो इसको बोला गया है कि रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सैलाइन एल्कलाइन डिपॉजिट। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये बताना चाह रहा है कि सम ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज का भी इसमें हाथ है, सच एज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेजिंग कराना, मतलब ज़्यादा चारा जो हमारा खिलाना, माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग क्वायरी जानते होगे, जो हमारी खादान होती है। देखो क्वायरिंग होती है खोदना और माइनिंग होता है उसमें से मिनरल निकालना। टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन, उन्होंने भी लैंड डिग्रेडेशन में बहुत साथ दिया है। अब हम पढ़ेंगे mining activities are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburning। ये बोल रहा है कि हमारी abandoned का मतलब हम पढ़ लेते क्या होता है, छोड़ना, खाली छोड़ देना, और एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। ये बोला है जो हमारी माइनिंग साइट है उसमें जो लोग खुदाई तो कर देते हैं पर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब उनका काम हो जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब वहाँ पे ओवर बर्निंग होता है उससे वहाँ पे डीप स्कार्स आ जाते हैं और ट्रेसेस होता है। और आपको एक बार बता दूँ, जो माइनिंग साइट होती है उसमें अगर उसमें एक बार हमने माइनिंग कर दी, वो सॉइल इतनी बेकार, मतलब इतनी गंदी हो जाती है, इतनी बेकार हो जाती है कि वहाँ पर फिर तो कभी खेती बाड़ी तो कभी नहीं हो सकती। और जब माइनिंग साइट है उसमें से कितना माइनिंग हो जाएगी, एक बार जाके तो बंद हो जाएगी और वो लैंड बेकार हो गया फिर। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। जो हमारे स्टेट है जो यहाँ पर ही माइनिंग ज़्यादा होती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, मतलब डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग करने के लिए हमने वहाँ पेड़ काटे और उससे वहाँ पे सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो गया। अब हमारे एग्जाम में इस पैरा से बहुत एमसीक्यू और वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट में माइनिंग से लैंड डिग्रेडेशन हुआ, किस स्टेट में हमारा ओवर ग्लेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन हुआ,
किस स्टेट में हमारा ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन हुआ, तो हम आगे पढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। हमारे जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पे मेन रीजन जो लैंड डिग्रेडेशन का है वो है हमारा ओवर ग्रेजिंग। और हमारे जो स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के है वहाँ मेन रीजन है डिग्रेडेशन का ओवर इरिगेशन। और यहाँ पे बोला गया ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होता है जब हमारा पानी जल भराव, वाटर लॉगिंग को बोलते हैं जल भराव, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। आपको बता दिया कि ये पानी कैसे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ऊपर बढ़ाता है, और अगर आपने नहीं देखा, आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। Alkalinity in the soil. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry and generate huge quantity of dust in the atmosphere. अब आप समझ लीजिए कि जो हमारे सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें लाइमस्टोन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके घर में सीमेंट जो हमारी आता है, जब हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, हमारा जो सीमेंट बनता है वो लाइमस्टोन से बनता है। और जब उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसको काटा जाता है, मतलब शेप में लाया जाता है, जब उसका चूरा बनाया जाता है, और जब हमारी सेरेमिक इंडस्ट्री होती है, जो भट्टी नहीं होती जो हमारे जहाँ पे ईंटें वीटें बनती है, वहाँ पे कैल्साइट और सोपस्टोन की जरूरत होती है। और जब ये बनती है चीजें, ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट अपने एटमॉस्फेयर में फैलाती है, और कुछ देर बाद, मतलब कुछ 1-2 दिन बाद जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाती है। अब क्या समझो आप, जैसे जो हमारे सीमेंट की डस्ट होगी, जब वो नीचे बैठ जाएगी और जब वहां पानी आएगा वो तो जम जाएगी। आप समझो, आपको पता ही होगा जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो जब सूख जाता है तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और जब वो नीचे बैठ जाता है डस्ट, जो उसमें पानी आता है वो हार्ड हो जाता है, और उसमें इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब पानी जब नीचे जाता है ना ग्राउंड वाटर में, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस, इट इज स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ये इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस को स्टॉप कर देता है जब ये डस्ट लैंड पे आ जाता है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in main parts of country. इसने बोला है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता है जो लिक्विड वेस्ट होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है ना जो फैक्ट्री से, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। अब बोला, इसने बोला कि हमारे जो रिसेंट ईयर्स में, हमारे कुछ ही सालों में जो हमारे रिसेंट ईयर्स है, उसमें जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, वेस्ट है, जो इन्फ्लुएंस वेस्ट है, वो हमारा लैंड और वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन बन गया है हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री में। तो इसने बोला है कि अब हमें इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा, इस पैरा में बोला है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इसने इतने चीजों के बाद हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। अब हम पढ़ते कैसे कैसे सॉल्यूशन हो, आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना जब आप बड़े हो जाओगे। एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। इसने बोला कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कितना चारा खिलाना है, ये चीजें कुछ एक्सटेंट तक काम आ सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स। अब आप समझ रहे होंगे कि शेल्टर बेल्ट होता क्या है। शेल्टर बेल्ट होता है कि हमारा जब सॉइल इरोजन को रोकने का जो तरीका होता है उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। कैसे कि जैसे कुछ इलाकों में बहुत तेज हवा चलती है हमारे इंडिया में, पर वहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है, तो क्या करते हैं हमारे कुछ, मतलब बाहर के विदेश में ज्यादा होता है ये काम, वो जो एक खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पॉपुलर के हमने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको लगा देते हैं, जिससे जो हवा का फ्लो होता है वो वहीं रुक जाता है, वहां कम पहुंचता है, उससे जो सॉइल होती है वो कम उड़ती है। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट करना। ये तरीका आप आगे पढ़ोगे जब आप सॉइल इरोजन का वो तरीके पढ़ोगे, उसको कैसे बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग हम पढ़ रहे थे, कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को कम कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूज बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। स्टेबलाइज कर, मतलब सैंड ड्यूज को, अगर इसने सैंड ड्यूज को स्टेबलाइज करने का तरीका बताया, मतलब सैंड ड्यूज को स्टेबलाइज करने का तरीका ज्यादा कामगर नहीं है, पर थोड़ा काम आ सकता है, क्योंकि सैंड ड्यूज को हम कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पेड़ तो लग नहीं सकते, पर थॉर्नी बुशेस लग सकती है, जिसके रूट्स सैंड ड्यूज की जो अपनी वो होती है, नीचे जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखी है। तो इसने बताया कि ये लैंड डिग्रेडेशन को फायदा मिलेगा, इसको हम बेजर बताया। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड
control of mining activity, proper discharge and disposal, industrial influence on water after treatment can reduce land and water degradation in industrial suburban areas. अब इसमें एक दो तीन और तरीके बताया. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो हमारा वेस्टलैंड जो किसी काम नहीं आता उसको हम मैनेज कर सकते हैं. उसमें हम पेस्टिसाइड मैन्यूर डाल के उसको फर्टिलाइज बना सकते हैं. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, कितना माइन करना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, हम कैसा हमें डिस्पोज करना है, डिस्चार्ज करना है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो लिक्विड वेस्ट होता है. अब आजकल आप देखते होंगे कि आप सर्च करना गूगल पे कि इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग गए और वो नेसेसरी हो गए. कुछ मतलब अब कुछ कंट्री वो इंडस्ट्री तो लगाती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. जो लिक्विड वेस्ट होता है वो इंडस्ट्री का, वो पहले उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो जाता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, और उसको ट्रीट करते हैं, थोड़ा शुद्ध बना देते, प्योर बना देते, फिर उसको रिवर में डाल देते हैं. यही बात बोली है, वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल सब्बन एरियाज. जो हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये लैंड और वाटर डिग्रेडेशन बचा सकता है सबन एरियाज में. सबन एरियाज क्या होते हैं, आप सोचोगे जो अर्बन एरिया के जो आसपास मतलब उसकी बाउंड्री से लगे लगे एरिया होते हैं उसको बोलते हैं हम सबन एरियाज. और अब हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा. और इसके लिए आप बहुत स्थिर रहना, ट्यून रहना अगले लेक्चर के लिए, और बेल आइकन दबा देना क्योंकि आपको उस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज़ें मिलने वाली है. क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें पूरे चैप्टर में जितने भी चाहे एमसीक्यू बच सकते हो उतने में आपका भाई बना के देगा, और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे. तो चलिए, थैंक यू. आप तक अगला पार्ट बहुत जल्द पहुंच जाएगा. इसके लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट में पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए.